Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session on Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as the Indian Express। तो आज है 17th of February एंड आज की हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में दोनों में जो इंपॉर्टेंट न्यूज कवरेज है उनको हम कवर करेंगे। एट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो गोइंग लुक एट सम एडिटोरियल्स, उनका एक्सप्लेनेशन क्या होता है, उनसे आप क्या सीख सकते हैं, उन सबको भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। सो फर्स्ट न्यूज आई वुड स्ट्रेट फॉरवर्ड टेल यू दिस कि ये जो आज मैं कवरेज कर रहा हूँ दिस इज not directly important for GK section of your class. Why? Because if you will look at these kind of news, these are in the nature of news reporting only. तो basically इंसिडेंट क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ये इसके अंदर में डिटेल्स प्रोवाइड होती है। एंड आई एम श्योर एक आपकी बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। अभी तक जो डेटा है उसके हिसाब से अराउंड 18 to 20 पीपल हैव डाइड इन द न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन स्टैम्पेड। बट यहाँ पे समझने की बात यह है कि जब भी इस टाइप की कोई ट्रेजेडी होती है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सारे के सारे ह्यूमन मेड डिजास्टर होते हैं। एंड ह्यूमन मेड डिजास्टर की एक खासियत होती है कि सबको प्रिवेंट किया जा सकता है कि अगर आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड हो, आप उसके लिए एक्शंस लो तो उनको आप यहां पे स्टॉप कर सकते हो। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी गवर्नमेंट है इस इंसिडेंट को प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करे, इसके कॉजेस को फाइंड आउट करे एंड फ्यूचर में ये इंसिडेंट रिपीट ना हो उसके लिए क्या स्टेप्स आपको लेने हैं वो आपको बताऊं। स्टिल न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो हुआ उसमें से क्या क्या फैक्चुअल डेटा आपके काम का हो सकता है, आई नोटेड दैट डाउन। ठीक है, तो ये वाला डेटा जो है कि बेसिकली कहां पे हुआ ये तो प्रोवाइडेड है ही। कॉज इज ऑलरेडी नोन कि बेसिकली दो ट्रेन थी आपकी, एक तो थी स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और एक थी दिल्ली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस। ये दोनों ट्रेन डिले हो गई थी जिस वजह से प्लेटफॉर्म 12, 13, 14 के ऊपर पे आपके ओवर क्राउडिंग हो चुकी थी। फिर उसके बाद में एक अनाउंसमेंट किया जाता है कि प्रयागराज एक्सप्रेस है जो भी एक डिलेड ट्रेन थी जिसको प्लेटफॉर्म 16 के ऊपर पे शिफ्ट कर दिया गया, तो एकदम से प्लेटफॉर्म 14 पे जो पर्टिकुलर ट्रेन आने वाली थी वो प्लेटफॉर्म 16 पे शिफ्ट हो गई, जिस वजह से जो पूरी की पूरी भीड़ थी इस पर्टिकुलर ट्रेन की स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड प्लेटफॉर्म 16। अब जो एस्केलेटर्स थे, जो आपका वहां पे फुट ओवरब्रिज था वो पहले से ही ओवर क्राउडेड था। वी अंडरस्टैंड कि हमारा जो रेलवे नेटवर्क है ये अभी भी बहुत अच्छे से डेवलप नहीं है, इसके अंदर में जो कैपेसिटी बर्डन इसका बहुत हाई है, which means कि we need a lot of trains, we need a lot of large stations, but number of public जो इस एटलीस्ट प्रेजेंटली अभी आ रही है उस कैपेसिटी से डील करने के लिए उनकी जो कैपेसिटी है वो इतनी है नहीं, तो इस वजह से ये पहले से ही आपके जो थे ओवरबर्डन थे। तो यहाँ पे जैसे ही आपकी पब्लिक मूव होना स्टार्ट हुई तो यू कैन सी हियर दो ट्रेन डिले थी, उसकी पब्लिक वहां पे थी, एक ट्रेन और डिलेड थी जो बेसिकली जिसको लास्ट 10 मिनट्स में शिफ्ट कर दिया गया, नेक्स्ट 10 मिनट में उसका डिपार्चर था। तो ये पर्टिकुलर जब अनाउंसमेंट हुआ तो पूरी की पूरी जो भीड़ थी एकदम से अपनी सीट रोकने के लिए, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द सीट जो वहां पे थी वो भी आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की थी। जैसे एक डेटा यहां पे आया कि अराउंड 1200 टिकट्स, जनरल टिकट्स एक घंटे में आपके लास्ट 1 आवर में इश्यू करे गए थे। एंड ये जो सिलसिला ये पिछले 3 आवर से चल रहा था। सो यू कैन सी हियर कि अराउंड 3500 टू 4000 टिकट जो थे आपके पिछले 3-4 घंटे में सेल किए गए थे, और वो सारी की सारी जो भीड़ थी वो इन्हीं पर्टिकुलर ट्रेन में जाने के लिए ही वहां पे जमा हुई थी। यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा ह्यूमन रश था वहां पे। एंड एट द सेम टाइम बिकॉज इट वाज नॉट नाइट टाइम तो आरपीएफ भी जो थी वो इतनी एक्टिव नहीं थी। एंड इतनी भीड़ होती है, क्राउड मैनेजमेंट अगर आप शुरू से नहीं करते हो तो फिर ट्रेजेडी काइंड ऑफ बिकम्स अ श्योरिटी कि ट्रेजेडी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड देयर आल्सो। ओके, सो अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस पर्टिकुलर न्यूज के अंदर में द अंडरस्टैंडिंग फॉर यूएस की वो जनरल इंग्लिश के लिए या रीजनिंग के लिए कि अगर कोई भी इस टाइप से स्टैम्पेड होता है, क्राउड इश्यू क्रिएट होते हैं, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो पर्टिकुलर इश्यूज होते हैं इन सबको आप डील कर सकते हो। ये सब ह्यूमन कॉज, ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर होते हैं जिनको कहीं ना कहीं आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो इसके लिए आपको पहले से स्टेप्स लेने पड़ते हैं सो दैट आगे जाके ऐसे ट्रेजेडी ना हो। अगर जीके की बात करी जाए तो व्हाट यू कैन रिमेंबर इज कि ये जो ट्रेन्स हैं इनके नाम क्या थे। ओके, सो इन केस कोई ओवर इंथुजियास्टिक अगर एग्जामिनर होगा तो ही माइट आस्क यू अ फैक्चुअल जीके क्वेश्चन जिसमें वो जो ट्रेन थी जो डिले हो गई जिस वजह से स्टैम्पेड हुआ था उनके नाम पूछ ले। ओके, सो दिस इज व्हाट यू कैन रिमेंबर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर न्यूज।
ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में ये पर्टिकुलर एक एडिटोरियल आया है. इंडियन एक्सप्रेस में भी ये न्यूज कवर्ड है और द टाइटल ऑफ दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल इज सेक्स एंड वायलेंस. एंड बहुत ही प्रोवोकेटिव टाइटल बनाया गया है. एंड इस पर्टिकुलर टाइटल का, इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को अगर आप पढ़ोगे, सो इट इज बेसिकली क्रिटिसाइजिंग अ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट जजमेंट. छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने एक पर्टिकुलर जजमेंट दिया है विद रिगार्ड टू डेफिनेशन ऑफ मैरिटल रेप. मैरिटल रेप जो है आपका, इट्स बेसिकली अ प्रोविजन अर्लियर इन आईपीसी एंड नाउ इन भारतीय न्याय संहिता. ओके, सो जो रेप की डेफिनेशन है, रेप जो आपका डिफाइंड है सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी में डिफाइंड है, इंडियन पीनल कोड 375 में डिफाइंड है. एंड व्हाई वी आर डिस्कसिंग, या इस पर्टिकुलर केस में हाई कोर्ट आईपीसी क्यों फॉलो कर रहा है, बीएनएस क्यों नहीं फॉलो कर रहा है? इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जब ये पर्टिकुलर क्राइम कमिट हुआ था तब आईपीसी इन फोर्स था. एंड बिकॉज ऑफ आर्टिकल 20 की वजह से एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ वाला जो आपका प्रिंसिपल है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इस वजह से आपने जब क्राइम कमिट किया है उस टाइम में जो लॉ इंप्लीमेंटेबल होता है उसी के अंदर में आपको चार्ज किया जाता है. तो ये जब क्राइम कमिट हुआ था उस टाइम में आईपीसी इन्फोर्सेबल था. इस वजह से इस पर्टिकुलर केस में सेक्शन 375 आईपीसी की डेफिनेशन हमने यूज करी है रेदर देन यूजिंग द न्यू डेफिनेशन इन बीएनएस. अब आई होप यू आर अवेयर कि आईपीसी और बीएनएस में हमने सेक्शंस को रीनंबर करा है. तो अनलाइक योर आईपीसी जहां पे ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन आपके बहुत एंड में आते थे, इस पर्टिकुलर बीएनएस के अंदर में ये जो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन है ये इनिशियल में ही आते हैं, 60s के लाइन में आते हैं. एंड द असाइनमेंट फॉर यू टुडे इज टू फाइंड आउट कि बीएनएस का कौन सा सेक्शन है जो रेप को डिफाइन करता है. एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू, व्हाई आई एम आस्किंग यू टू टेल मी दिस इज बिकॉज आई वांट यू टू रीड द डेफिनेशन ऑफ रेप. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, लीगल रीजनिंग में बहुत हेल्प करते हैं कि लेट्स से कि रेप की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है. ठीक है, तो रेप की डेफिनेशन किस सेक्शन के अंदर में है, प्लीज रीड दैट डेफिनेशन आल्सो. एंड रेप की पनिशमेंट जो है वो किस सेक्शन में, ट्राई टू रीड द पनिशमेंट प्रोविजन आल्सो. उसमें यू वुड सी कि अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग टाइप की पनिशमेंट प्रोवाइड है. एटलीस्ट 2 कैटेगराइजेशन करी हुई हैं कि बेसिकली एक पर्सन हैविंग अथॉरिटी ऑफ लॉ है तो उसके लिए रेप करने पर, गैंग रेप करने पे अलग अलग पनिशमेंट्स हैं, और एक जनरल पर्सन के लिए, कॉमन पर्सन के लिए अलग लेवल की यहाँ पे पनिशमेंट है. ओके, सो दिस इज द असाइनमेंट. यू हैव टू टेल मी द सेक्शंस ऑफ रेप एंड पनिशमेंट फॉर रेप अंडर भारतीय न्याय संहिता. सो लेट्स कम बैक टू द केस अगेन. तो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यहां पे एक कंट्रोवर्शियल रूलिंग प्रोवाइड करी है. एंड मैनी ऑथर से ये पर्टिकुलर आर्टिकल जो है ये आर्ग्यू ये कर रहा है कि छत्तीस हाई कोर्ट के जजमेंट के बाद मैरिटल रेप का जो एक्सेप्शन है, इसका जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया. व्हाई सो? इस पर्टिकुलर केस के अंदर में एक पर्टिकुलर गर्ल थी, 40 ईयर ओल्ड मैन था एंड साथ में एक लड़की थी जो उसकी वाइफ थी. एंड दैट वुमेन डाइड बिकॉज ऑफ अननेचुरल सेक्स. तो अननेचुरल सेक्स किया गया था जिस वजह से शी गॉट इल एंड लेटर शी डाइड. एंड इसी बेसिस पे उसके अगेंस्ट में सेक्शन 375, 377 एंड 304 ये जो प्रोविजंस है आपके आईपीसी के, इसके अंडर में केस फाइल करा गया. एंड द इशू वाज कि इसमें फोर्स फिजिकल रिलेशंस करे गए थे लीडिंग टू हर इलनेस एंड सब्सिक्वेंट डेथ. 2017 का ये केस है. मैन वाज कन्विक्टेड बाय अ ट्रायल कोर्ट ने डेथ के लिए ऑफ हिज वाइफ के लिए कन्विक्ट कर दिया गया था उस पर्टिकुलर पर्सन को. और यहां पे जो अब हाई कोर्ट में जब अपील करी गई तो हाई कोर्ट ने यहां पे उसको गिल्टी नहीं माना है फॉर डूइंग 377 का क्राइम, फॉर डूइंग 375 का क्राइम. तो यहां पे आपको ये समझना जरूरी है कि यहां पे उस हस्बैंड को 375, 376 एंड फाइनली 304 के लिए गिल्टी क्यों नहीं माना गया. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो रेप की डेफिनेशन है आपके आईपीसी या बीएनएस के अंदर में, डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं है, सेम ही डेफिनेशन है. बट जो रेप है, रेप इज बेसिकली कि आप अनकंसेंशुअल, नॉन कंसेंशुअल सेक्स कर रहे हैं. यू आर हैविंग सेक्स विद अ वुमेन विदाउट हर कंसेंट, विदाउट कंसेंट अगर सेक्स किया जा रहा है तो वहां पे वो रेप की डेफिनेशन में फॉल करता है. इसकी डिटेल्स में इतने जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है. आपके लिए एक बेसिक डेफिनेशन ये बहुत है इस केस को समझने के लिए कि अगर विदाउट कंसेंट यहां पे सेक्स किया जा रहा है तो वहां पर आप रेप के लिए गिल्टी हो जाओगे. बट इसी पर्टिकुलर डेफिनेशन के अंदर में एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है आपका मैरिटल रेप का. और मैरिटल रेप का एक्सेप्शन ये कहता है
आईपीसी के अंदर में कहता था कि इफ द वाइफ इज बिलो 16, if the wife is below 16, then it would be marital rape. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ फोर्सफुल विदाउट कंसेंट भी सेक्स करता है, वाइफ बीइंग अबव द एज ऑफ 16, अगर वाइफ 16 से अबव है तो वो फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स भी आपका रेप की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। तो यहां पे हमने एक्सेप्शन बना दिया एटलीस्ट, यानी हमने हस्बैंड और वाइफ का जो रिलेशन है उसकी सैंक्टिटी को अलग रखा गया है। सो हियर वी हैव सेड कि अगर फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स भी होता है बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ बीइंग अबव द एज ऑफ 16 इयर्स, तो उस पर्टिकुलर केस में उसे रेप की डेफिनेशन में फॉल नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये था आपके आईपीसी की डेफिनेशन में। बट इसके बाद में एक पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो भी इस पीपीटी में मेंशन है, इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो पॉक्सो है वो चाइल्ड को डिफाइन करता है बिलो द एज ऑफ 18, यानी एनीवन, अ बॉय और अ गर्ल बिलो द एज ऑफ 18 इज बेसिकली अ चाइल्ड। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर यहां पे एज 16 लिखा हुआ है और मैरिज भी है, उस सिचुएशन के अंदर में भी अगर जो वाइफ है वो 16 से 18 है, इट वुड बी अनफेयर कि अगर उसमें वो मैरिटल रेप के एक्सेप्शन में फॉल करे। तो यहां पे इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर में जो मैरिटल रेप का एज गैप था उसको इंक्रीज कर दिया गया, जो एज थी उसको इंक्रीज करके कर दिया गया 18 ईयर्स। एंड इसके बाद जब भारतीय न्याय संहिता आया तो उस पर्टिकुलर लॉ के अंदर में हमने जो मैरिटल रेप का एक्सेप्शन रखा था उसमें एज को अब हमने 18 इयर्स ओल्ड ही कर दिया है, विच मीन्स कि अब डेफिनेशन मॉडिफाई ये हो चुकी है कि इफ द वाइफ इज अबव द एज ऑफ 18 इयर्स, उस पर्टिकुलर केस में आप मैरिटल रेप का एक्सेप्शन में फॉल नहीं करोगे। अगर आप बिलो 18 है, चाहे 16 प्लस 17 ईयर ओल्ड है, तो इस पर्टिकुलर केस में फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ हस्बैंड to a wife below the age of 18 years, he would be guilty of rape only. Okay, तो यहां पे हुआ। अब सेक्शन 377 क्या है? सेक्शन 377 जो आईपीसी में था बट आपका भारतीय न्याय संहिता में नहीं है, इट टॉक्स अबाउट अननेचुरल सेक्स, अननेचुरल ऑफेंसेस आल्सो। तो इसमें अगर आप किसी लेट्स से कि मेल टू मेल सेक्स हो रहा है या फीमेल टू फीमेल कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, फीमेल टू फीमेल हो रहा है, फॉर एग्जांपल विच इज बेसिकली योर LGBTQ कम्युनिटी के लिए अगर हम बोले तो लेस्बियन गेज जो होते हैं, तो वो आपका इसके अंदर में अननेचुरल ऑफेंसेस में कॉल होता था। इफ यू वर इन्वॉल्व इन बेस्टिलिटी तो भी दैट वाज नॉट अलाउड आपका। एंड इसके अलावा अगर आप कोई भी जो भी नेचर के अगेंस्ट में सेक्स होता है, लेट्स से यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज नॉट अलाउड अदरवाइज इन योर रिलीजन, अगर उस टाइप से आप कर रहे हो, या प्रोक्रिएशन के लिए अगर आप रिप्रोडक्शन के लिए सेक्स नहीं कर रहे हो, एवरीथिंग वुड बी वाज कंसीडर्ड अननेचुरल ऑफेंस। हाउएवर बीएनएस के अंदर में वी हैव बिकम समवॉट प्रोग्रेसिव और हमने सेक्शन 377 जो है इसको रिमूव कर दिया, यानी कि बीएनएस के अंदर में अननेचुरल ऑफेंसेस को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया। सेक्शन 377 आपके बीएनएस में एग्जिस्ट नहीं करता है, बट इस पर्टिकुलर केस के टाइम तो करता था। और यहां पे जो पर्टिकुलर इंसिडेंट था उसके अंदर में देयर वाज एन एलिगेशन ऑफ अननेचुरल सेक्स आल्सो, अननेचुरल सेक्स किया गया था, एंड दैट वाज द रीजन व्हाई द वाइफ गॉट इल एंड लेटर शी डाइड बिकॉज ऑफ द वुंड्स और बिकॉज ऑफ दिस अननेचुरल ऑफेंस ओनली। तो यहां पे ये पर्टिकुलर इंसिडेंट होता है। तो यहां पे जो ट्रायल कोर्ट होता है वो उस पर्सन को, बिकॉज यहां पे एज पर पोस्टमार्टम उस पर्सन की या वाइफ की जो डेथ हुई थी, इट वाज बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ फिजिकल रिलेशन ओनली। तो जब इस टाइप से फोर्स फिजिकल रिलेशन हुआ उसी रीजन से उसकी डेथ हुई थी, तो यहां पे आपकी ट्रायल कोर्ट ने उसको गिल्टी कर दिया। बट छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यहां पे इस मैरिटल रेप के एक्सेप्शन की डेफिनेशन कुछ अलग रखी। यहां पे आपके छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बोला कि यहां पे वाइफ जो है वो मैरिटल रेप के एक्सेप्शन से कवर्ड है। व्हाई? बिकॉज शी इज ऑफ द एप्रोप्रिएट एज। तो यहां पे वाइफ एप्रोप्रिएट एज में है। एंड प्लस जो सेक्शन 377 का अननेचुरल ऑफेंस है, अगर कोई पर्टिकुलर हस्बैंड अपनी वाइफ से अननेचुरल सेक्स भी करता है, किसी और तरीके से भी सेक्स करता है, तो वो पर्टिकुलर सेक्स भी कवर्ड होगा आपके मैरिटल रेप एक्सेप्शन के अंदर में। तो यहां पे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने क्या करा, जो उसका स्कोप था आपका मैरिटल रेप के एक्सेप्शन का, उसको एक्सटेंड कर दिया टू सेक्स ऑफ एनी टाइप। यानी अगर आप अननेचुरल सेक्स भी कर रहे हो किसी भी तरह
करेगा तो सेक्शन 377 के अंदर में वो भी मैरिटल रेप के अंदर के एक्सेप्शन में ही कवर होगा, यानी कि दैट पर्सन कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी फॉर ईदर फॉर रेप और फॉर अननेचुरल ऑफेंसेस विथ हिज वाइफ आल्सो। ओके, तो यहां पे एक बड़ी चीज हुई है और यहां पे ये आर्टिकल यही आर्ग्यू कर रहा है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने यहां पे ये पर्टिकुलर जजमेंट प्रोवाइड करके जो इसका स्कोप है उसको बहुत ज्यादा ब्रॉडन कर दिया है और यहां पे जो विमेन है उसके पास में कोई भी सेफ्टी नेट नहीं छोड़ा गया है। ओके, तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल आपका इसमें भी कवर्ड है और यही पर्टिकुलर न्यूज आपकी बहुत अच्छे से इंडियन एक्सप्रेस में भी कवर्ड है। सो आई वुड एक्सपेक्ट कि आप कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ें इस पर्टिकुलर न्यूज को अच्छे से कवर करें। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन 375 और 377 आपको कहते क्या है, इंप्लीकेशन क्या है कि बेसिकली जो वाइफ्स के पास में अगर नॉन कंसेंशुअल अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट्स करता है कोई हस्बैंड तो उस पर्टिकुलर केस में 375 में शायद आप केस फाइल ना कर पाओ बट 377 में फाइल कर पाओगे। लीगल वैक्यूम पोस्ट सेक्शन 377, अब 377 हमने रिमूव कर दिया तो उससे लीगल वैक्यूम क्रिएटेड है। However, it was said just after introduction of BNS कि very soon a particular law to basically criminalize unconsensual 377 या unnatural offenses जो होंगे उनको कवर करने के लिए यहाँ पे एक जेंडर न्यूट्रल लॉ बनाया जाएगा, which means going to protect both men and women as well as transgenders. Every gender would be protected by that particular provision. अगर यहाँ पे कोई भी forceful unconsensual sexual intercourse करता है, unnatural sexual intercourse करता है, that would also be covered. तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर रूलिंग है ये इसी के बारे में बात करती है कि वो लॉ जब आएगा तो आएगा ही, बट आपने यहाँ मैरिटल रेप के एक्सेप्शन को आपने 377 पे भी एक्सटेंड कर दिया है। तो लेट्स सी कि हाई सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरीके से देखता है, बट एज ऑफ नाउ मेनी पीपल बिलीव कि ये बहुत ही रेट्रोगेड आपकी यहाँ पे रूलिंग है, ये हमें टाइम में पास्ट टाइम में लेकर जा रही है जहां पे हम विमेन के प्रोटेक्शन को, वाइफ के प्रोटेक्शन को इंक्रीज करने के बजाय उसको डिक्रीज कर रहे हैं। हाउ लेट्स लुक एट कि अब आपका सुप्रीम कोर्ट आगे कैसे करता है। तो दीज वर रेलेवेंट केस लॉज, जैसे इंडिपेंडेंट थॉट वर्जन ऑफ इंडिया जो 2017 में जहां पे हमने इसकी जो एज थी वो कोर्ट ने 16 से 18 करी, बट ये जो जजमेंट है अब आपका बीएनएस में इंप्लीमेंटेबल हो चुका है बाय सिंपली चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ लॉ आल्सो। तो ये चीज भी आपकी चेंज करी जा चुकी है। ओके, सो दैट वाज द आर्टिकल, जो फर्स्ट आर्टिकल है। आई वुड से कि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए। लेट्स वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। आई बिलीव कि सुप्रीम कोर्ट के अगर हम रिकॉर्ड देखें तो प्रोबेबली ये जो पर्टिकुलर जजमेंट आए विच इज नॉट इन द यूजुअल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लॉ, तो प्रोबेबली यहां पे शायद इस पर्टिकुलर केस को ओवररूल किया जाएगा और ये जो पर्टिकुलर रूलिंग है इसको भी ओवररूल करके जो प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है सेक्शन 377 में वो एक वाइफ को भी यहां पे एक्सटेंड किया जाएगा। बट लेट्स वेट फॉर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज नाउ। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी द पंचायती राज इन मूवमेंट्स इज इन डिस्ट्रेस। तो लाइक इट हैज बीन द ट्रेंड फॉर नाउ कि हम एक एडिटोरियल को भी डिस्कस करते हैं, डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे जो हिंदू में आपका एडिटोरियल आया है इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द पंचायती राज मूवमेंट। तो बेसिकली जो आपका थर्ड टियर है आपकी गवर्नेंस का, तो इंडिया इज प्रोबेबली द ओनली कंट्री जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 3 टियर ऑफ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन करा। तो यू हैव द सेंट्रल गवर्नमेंट एट द top or for the whole of country, then you have state governments for the centers, for the states, for different states, and then you have panchayat and municipalities to cover your towns and basically your villages। तो 3 टियर का आपके यहाँ पे पंचायती राज सिस्टम हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश करा हुआ है। एंड हियर द ऑथर इज आर्गुइंग कि जो पंचायती राज मूवमेंट है या पंचायती राज का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रेस में, एंड इसके लिए उन्होंने कुछ रीजंस भी प्रोवाइड करे हैं। एंड मेजर रीजन ही कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको जो पर्टिकुलर फंक्शंस को डिवॉल्व करना चाहिए था, जो पर्टिकुलर फंडिंग को डिवॉल्व करना चाहिए था पंचायत को, म्युनिसिपैलिटीज को, वो नहीं किया गया है। और फिर फाइनली इन्होंने एंड में कुछ हमें स्टेप्स बताए कि कैसे हम पंचायती राज सिस्टम को बेटर कर सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल इसी के बारे में। बट बिफोर यू अंडरस्टैंड कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पंचायती राज सिस्टम जो आपके क्लैट के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड देन यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ इट, योर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू इट, एंड एज वेल एज कि कुछ कमिटीज हैं उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन करा और इस पंचायती राज सिस्टम का एवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो पंचायती राज सिस्टम को हम ग्रास रूट आपका गवर्नेंस भी बोलते हैं, विच इज बेसिकली आपके एकदम लोएस्ट लेवल पे आप गवर्नेंस के मॉडल को यहां पे एस्टैब्लिश कर रहे हो और इसी को ही लोकल सेल गवर्नेंस भी कहा जाता है। बट बिफोर आई बिगिन दिस पर्टिकुलर पीपीटी, आई वांट टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन कि आपका पंचायती राज सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशन में तो हम पढ़ेंगे कब आया था, बट इंडिया के अंदर में ऐसी कौन सी पहली स्टेट थी या
ऐसा कौन सा पहला डिस्ट्रिक्ट था जहां पे हमने पंचायती राज सिस्टम पोस्ट इंडिपेंडेंट बिगिन किया था। तो वो चीज मैंने यहां कवर नहीं करी है। दिस इज अ टास्क फॉर यू कि ट्राई टू सर्च फॉर द हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज सिस्टम और इंडिया की किस स्टेट में या किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले हमने किसी पंचायत को स्टैब्लिश करा था। ओके, बट अगर अब हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाएं तो इट इज नॉट समथिंग कि पंचायत जो है ये कोई हमारे लिए बहुत नई चीज है कि ये बस अभी हमने इंडिपेंडेंस के बाद सीखी थी। एंशिएंट इंडिया के अंदर में भी जब आपके यहाँ पे विजयनगर एम्पायर होता था, साउथ में आपके चोला डायनेस्टी थी, उससे भी पहले जाए तो मौर्य डायनेस्टी थी, वहां पर भी हमें एविडेंस मिलते हैं पंचायती लाइक सिस्टम के एग्जिस्ट करने के। एंड वी हैड इवन रिपब्लिक्स बिफोर दिस मौर्य किंगडम एक्सेट्रा केम अप। तो जब आपके जनपद होते थे, आपके महाजनपद हुए आपके, तब भी रिपब्लिक एग्जिस्ट करती थी। विच इज बेसिकली कि यहाँ पे जो डिसीजन है वो मोनार्की या किंग नहीं ले रहा है, यहाँ पे वोटिंग करे जा रहा है या एटलीस्ट जो मेजॉरिटी है, जो कंसेंसस है, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया जा रहा है। तो अगर एंशिएंट इंडिया की बात करी जाए तो एक बहुत ही प्रॉपर सिस्टम हमें मिलता है। चोला डायनेस्टी जो आपके प्रेजेंट डे तमिलनाडु और पार्ट ऑफ केरला और आंध्र प्रदेश में आपके एग्जिस्टिंग करती थी, उस पर्टिकुलर सिस्टम में हमारे पास सभा या विलेज असेंबलीज का सिस्टम वहां पे था। तो उर करके होती थी जो ब्राह्मण विलेज के लिए होती थी, और सभा जो एक कॉमन विलेज होता था, जनरल विलेज होता था, उनके लिए ये पर्टिकुलर सभा करके विलेज असेंबलीज होती थी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर विलेज। तो उस बेसिस पे हमारे चोला डायनेस्टी वुड बी द आंसर अगर पूछा जाए कि सबसे इनिशियल सिस्टम ऑफ पंचायती गवर्नमेंट इंडिया में आप कहां देखते हैं। उसके बाद अगर ब्रिटिश एरा की बात करी जाए तो मुगल टाइम में भी एक्टिव थी आपकी पंचायत, बट उस टाइम में उनको मुगल डायनेस्टी से या जो पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस टाइम की, उससे कुछ भी उनको इन्फ्लुएंस नहीं मिलता था, उनको वो रिकॉग्नाइज वहां से नहीं थी। बट लोकल लेवल पे जो आपके विलेजेस होते थे, वहां पे जो पंचायत होती थी, दे हैड वेरियस काइंड ऑफ पावर्स लाइक जुडिशियल पावर्स आल्सो, कि वो अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता था विलेज में उसको रिजॉल्व भी करती थी। बट फाइनली ब्रिटिश एरा के टाइम में लोकल सेल्फ गवर्नेंस को लेके लॉर्ड रिपन जो है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास कराया था 1882 का। तो ये जो लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन 1882 का, दिस इज इंपॉर्टेंट और इसको हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन भी बोलते हैं या पंचायत रेजोल्यूशन भी पूछा जा सकता है। तो ऑलवेज रिमेंबर अगर क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश एरा के अंदर में पंचायती सिस्टम को प्रमोट करने के लिए विच गवर्नर जनरल वाज रिस्पॉन्सिबल, सो द आंसर इज गोइंग टू बी लॉर्ड रिपन। ओके, एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करा है वो महात्मा गांधी ने करा था, बिकॉज बिफोर इंडिपेंडेंस आल्सो ही गेव अस द कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज। ग्राम स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल और ग्राम मतलब विलेज, तो विलेज सेल्फ रूल, कि हमें हमारे जो विलेजेस हैं उनको इतना बेटर करना है कि वो अपने आप को गवर्न कर सके। दे शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अदर विलेजेस और द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे शुड बी सेल्फ फंक्शनिंग इन देयर ओन वे, यानी जो विलेज होता है वो अपने आप में एक ऑटोनॉमस यूनिट होना चाहिए। इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन इट्स सर्वाइवल ऑन आउटसाइड फोर्सेस। तो महात्मा गांधी ने भी ग्राम स्वराज का यहां पे कंसेप्ट दिया था, जो पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में भी, डीपीएसपी के अंदर में हमने यहां पे प्रोवाइड करा है। ओके, एंड अगर यहां पे कि हम अगर ये बात करें कि बेसिकली ग्राम स्वराज को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, सो जब भी कोई पर्टिकुलर डिसीजन लेना होता है, स्पेसिफिकली कोई चेंजेस करने होते हैं, तो गवर्नमेंट सबसे पहले कमिटीज बनाती है सो दैट हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड पड़े। हम जो पर्टिकुलर आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहते हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उसके अंदर में क्या क्या हमारे प्रोज हो सकते हैं, क्या क्या कॉन्स हो सकते हैं, क्या क्या कंस्ट्रेन आ सकते हैं, वो हमें पता पड़ सके। तो इस बेसिस पे हमने कई कमिटीज को यहाँ पे बनाया था, जिसमें सबसे पहली कमिटी जो बनाई गई थी 1957 की, इट इज बलवंत राय मेहता कमिटी। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आते हैं कि पहली फर्स्ट कमेटी कौन सी थी जिसने आपके पंचायती राज सिस्टम को लेके यहाँ पे कोई रिपोर्ट प्रोवाइड करी, तो यहाँ पे इट वाज द बलवंत राय मेहता कमेटी, जिसने एक 3 टियर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा एट द पंचायती लेवल। जैसे ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत के ऊपर पंचायत समिति होगी और आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक जिला परिषद होगा। ओके, सेकेंड फिर इंपॉर्टेंट आती है आपकी अशोक मेहता कमेटी 78 की, फिर है एक जीवी की राव कमेटी, एंड देन फाइनली यू हैव योर LM सिंघवी कमेटी 1986 की।
LM Singhvi जो कमिटी है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज द कमिटी विच रिकमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ये वो कमिटी जिसने बोला कि अगर हम चाहते हैं कि आपके पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज प्रॉपरली फंक्शन करें, देन व्हाट वी वांट कि इन पर्टिकुलर पंचायत को और आपके म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करा जाए, यानी उनको कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट करो सो दैट फ्यूचर की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, वो बाउंड हो जाए पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को पावर्स, फंक्शन एंड फंड्स डिवॉल्व करने के लिए। सो दिस वाज द LM सिंघवी कमिटी। तो पहली कमिटी आपको नाम पता होना चाहिए, बलवंत राय मेहता कमिटी 1957 की, एंड LM सिंघवी कमिटी जो आपकी सबसे लेटेस्ट, सबसे लास्ट थी और जिसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में अमेंडमेंट करे गए। ओके, तो आपके 1992 में 86 में कमिटी ने रिपोर्ट प्रोवाइड करी। 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करा गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करा गया 1992 में, और जिसने यहां पे पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करा। फॉर योर बेनिफिट 73rd के साथ एक 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी करा गया था 1992 में, जिसमें म्युनिसिपैलिटीज को भी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया। तो 73rd के अंदर में पंचायती सिस्टम को, 74th के अंदर में म्युनिसिपैलिटीज को हमने ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करा। इसके अलावा जो आपका 74 था, इसने पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऐड करा, इसने पार्ट 9A ऐड करा। और क्या एडिशन करा गया इसमें? 11th शेड्यूल ऐड करा गया, 11th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऐड करा गया। 29 फंक्शंस जो थे आपके पंचायत के होंगे वो यहां प्रोवाइड करे गए, और यहां पे 12th शेड्यूल प्रोवाइड करा गया, और 18 फंक्शन जो आपके म्युनिसिपैलिटीज के होंगे एक पर्टिकुलर सिटी के अंदर में, वो यहां कॉन्स्टिट्यूशन में ही प्रोवाइड कर दिए गए। अब एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा कि सर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की क्या, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट क्या होती है? इन सब चीजों को हम लॉ के थ्रू भी तो कर सकते थे। सो रिमेंबर, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास में पावर होती है तो आप अपनी पावर को नीचे डिवॉल्व नहीं करना चाहोगे कि मेरे पास जो पावर है मैं अपनी पावर किसी और को दे दूं। यू वुड ऑलवेज वांट कि जो मेरी पावर हो मेरे पास में रहनी चाहिए। एट द सेम टाइम आप सोचिए मैं स्टेट गवर्नमेंट हूं, और एट द सेम टाइम आई वुड वांट कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर बहुत कंट्रोल रख रखा है, मुझको डिवोल्यूशन कर देना चाहिए पावर का, जिससे मैं और भी स्टेट के लिए बेटर तरीके से काम कर पाऊं, बिकॉज फिर डिसीजन मेकिंग मेरे पास होगी। तो हर कोई जो उस पावर स्ट्रगल में होता है वो ये चाहता है कि जो पर्टिकुलर पावर है मैं तो किसी को वो पावर नहीं दूं, बट मेरे से ऊपर जो पावर लेके बैठा है उसकी पावर मुझे मिल जाए। तो हमेशा ऐसा ही होता है। तो इस वजह से हमने फ्यूचर के लिए मेक श्योर करा कि अगर हम यहां कॉन्स्टिट्यूशन में ही बता देंगे कि कौन कौन से प्रोविजंस हैं, किस किस तरीके से पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को फंक्शन करना है, और 11th और 12th शेड्यूल के अंदर में अगर हम ये भी बता देंगे कि कौन कौन से फंक्शन जो हैं वो आपको देने ही पड़ेंगे, पंचायत को वो आपको देने ही पड़ेंगे म्युनिसिपैलिटीज को, तो यहां पे स्टेट के पास में ऑप्शन नहीं रहेगा अपार्ट फ्रॉम गिविंग दीज पर्टिकुलर फंक्शंस टू दैट पर्टिकुलर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। तो अगर आप 11-12 शेड्यूल को देखोगे तो यू वुड ऑब्जर्व कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज की रिस्पांसिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो ये 73rd अमेंडमेंट के थ्रू आपके पंचायत के लिए किया गया, 74th के लिए म्युनिसिपैलिटीज के लिए किया गया। एंड ऑल्सो अ स्टेट फाइनेंस कमीशन वाज क्रिएटेड। तो जैसे एक फाइनेंस कमीशन आपका इंडिया में एग्जिस्ट करता है, आर्टिकल 280 है जो आपको एक फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करता है, जिसका मेन काम है सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स को डिवॉल्व कैसे करना है। सिमिलरली इसी पार्ट आपके 73rd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से 74 से भी स्टेट फाइनेंस कमीशन यहाँ पे एक बॉडी क्रिएट करी गई, जिसका काम ये है ये बताना कि जो भी टोटल टैक्स है या टोटल रेवेन्यू है स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें से कितना हिस्सा लोकल बॉडीज को, पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज को एलोकेट करा जाए, सो दैट इनके जो ये फंक्शन है इनको वो यहां पे प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। ओके, तो यहां पे स्टेट फाइनेंस कमीशन भी क्रिएट करा गया। एंड फाइनली यहां पे दो केसेस हैं इंपॉर्टेंट, 2003-2010 के किशन राव वर्सेस कर्नाटका और यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। यहां पे एक तो बात करी गई कि पीआरआईज की फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कितनी इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज इस पर्टिकुलर केस के अंदर में कर्नाटका की जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो पंचायत को बता रही थी कि आपको कैसे काम क्या करना है, पैसे का एलोकेशन हम जो कर
कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एलोकेशन के बेसिस पे आपको क्या क्या एग्जैक्टली काम कराना है, रेदर देन गिविंग देम द ऑटोनॉमी कि आपको हमने बजट दे दिया है, नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको किस पर्टिकुलर चीज में करना है। तो इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां पे जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास में फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो, सो दे शुड बी द वन टू डिसाइड कि उनको कहां पे पैसा कैसे यूटिलाइज करना है। और यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ हरियाणा, और ये रिकरिंग प्रॉब्लम है, इट इज स्टिल एग्जिस्टिंग इन इंडिया कि यहां पे जो आपके पंचायत हैं और म्युनिसिपैलिटीज हैं उनके रेगुलर इलेक्शंस ही कंडक्ट नहीं होते हैं। ऑल्सो अगर आप 74 पढ़ेंगे तो पंचायत म्युनिसिपैलिटीज का भी 5 ईयर का टेन्योर ही है। सो जस्ट लाइक लोकसभा आपकी जो और लेजिस्लेटिव असेंबली आपकी जो पंचायत म्युनिसिपैलिटीज हैं उसके भी इलेक्शन 5 साल में होते रहने चाहिए, बट फॉर वन रीजन और द अदर स्टेट गवर्नमेंट जो है इन पर्टिकुलर इलेक्शंस को यहाँ पे बहुत बार पोस्टपोन करती रहती है कुछ सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल वन केस वुड बी ऑफ आंध्र प्रदेश जिसमें 5 साल से ऊपर हो चुके हैं आपके इलेक्शंस कंडक्ट कराए हुए, बट फॉर सम रीजन और द अदर और सम एक्सक्यूज और द अदर यहाँ पे इलेक्शन जो है वो डिले ही हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर जो इश्यू था ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्टली बोला कि यहां पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है स्टेट गवर्नमेंट्स की इलेक्शंस कंडक्ट कराने की। सो आपके 5 ईयर टेन्योर कंप्लीट होने से पहले आपकी जो नेक्स्ट पंचायत या म्युनिसिपैलिटीज हैं उनके इलेक्शंस कंप्लीट हो जाने चाहिए। ओके, तो ये आपके लैंडमार्क केसेस हो जाए। तो अगर अब हम करंट आर्टिकल पे आते हैं तो जो पर्टिकुलर आर्टिकल है वो बेसिकली बात कर रहा है कि आपका पंचायती राज सिस्टम जो है वो अब डिस्ट्रेस के अंदर में है और उसके रीजंस क्या हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो उन्होंने रीजन दिया जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया, इट इज बेसिकली योर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। सो आई टोल्ड यू कि यहाँ पे पंचायत को 29 सब्जेक्ट्स बताए हुए 11 शेड्यूल में कि फॉर एग्जांपल कि कोई भी अगर लोकल कंस्ट्रक्शन कराना है, रोड कंस्ट्रक्शन कराना है, वो सारा काम पंचायत के थ्रू होगा, पंचायत वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बट बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये पर्टिकुलर जो काम है ये अभी तक डिवॉल्व ही नहीं करा है। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन, जो सेंट्रलाइजेशन की जगह जो डिवीजन करना है आपको पावर को, वो नहीं किया जा रहा है। लेस देन 20% स्टेट्स हैव इंप्लीमेंटेड फुल डिवोल्यूशन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सिर्फ 20% से भी कम स्टेट्स हैं जो इस टाइप से आपकी डिवोल्यूशन कर रही हैं। नेक्स्ट इज फिस्कल ऑटोनॉमी। फिस्कल ऑटोनॉमी अगेन ऑल्दो टोटल यहां पे करा गया है, बट अगर यूनाइटेड ग्रांट्स की बात करी जाए तो वहां पे आपका डिक्रीज हुआ है। अब व्हाट अनटाइड ग्रांट्स का मतलब क्या है कि मैं टोटल बजट के अंदर में आपको टोटल बजट क्या है वो नहीं दे रहा हूं, आपको पूरे के पूरे डायरेक्ट ट्रांसफर्स कर रहा हूं पंचायत को, विच इज बेसिकली कि जो टोटल काम जो आप कर रहे हैं उसके लिए आपको पैसा मिल रहा है, रेदर देन मैं आपको बजट दे रहा हूं एंड आई एम गिविंग यू द ऑटोनॉमी कि आप डिसाइड करिए कि कैसे कर रहे हैं। तो जस्ट हमने जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में उनमें यही इशू करा था। थर्ड इज योर चेंजिंग वेलफेयर मॉडल। सो यू आर अवेयर कि आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो बहुत सारी वेलफेयर स्कीम को यहाँ पे वेलफेयर स्कीम्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रही है, जिसमें से एक आपकी जो जैन मॉडल है, इफ यू आर अवेयर कि हर किसी पर्सन का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसको जनधन अकाउंट बोला जाता है। उसका जो जनधन अकाउंट है वो उसके आधार कार्ड से अटैच होगा, तो उसका जो अकाउंट है आधार के नंबर से अटैच होने से हमेशा से उसमें फ्रॉड होने के चांस कम हो जाएंगे, और उसका जो मोबाइल होगा वो भी आधार के साथ में कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे या तो मैं उसके मोबाइल फोन में पैसे डाल सकता हूं, या मैं आधार नंबर में पैसे डाल सकता हूं, या मैं सीधी जनधन अकाउंट में कर सकता हूं। एंड यहां पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट जो भी मुझे पैसा देना है सेंटर और स्टेट को, वो डायरेक्टली जो आपका लाभार्थी है, जो आपका एंड रिसिपिएंट है, उसको डायरेक्टली हो रहा है। तो यहां पे पंचायत का जो रोल है वो बहुत लिमिटेड हो गया है। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका एक वेलफेयर मॉडल का जो चेंज हुआ इस वजह से यहां पे जो पंचायत की रेलिवेंस है वो कम होती जा रही है। दिस इज ऑल्सो एन इशू। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली अर्बनाइजेशन। तो जो इंडिया अगर अर्बनाइज हो रहा है तो हमारा पंचायत पे फोकस कम हो चुका है। वी आर मोर फोकस्ड ऑन आवर सिटीज डेवलपमेंट। सिटीज को अर्बनाइजेशन पे हमारा फोकस बढ़ता जा रहा है। दिस इज ऑल्सो अ इशू। इसका इंप्लीकेशन क्या है, तो जो पंचायत है ये अब सिर्फ डिलीवरी एजेंट्स बन के रह चुके हैं कि भाई सेंटर की जो भी स्कीम है पंचायत का काम होगा उसको यहाँ पे इंप्लीमेंट करने का। ना तो उनके पास में कोई डिसीजन मेकिंग पावर रही है, ना ही उनके पास में कोई फिस्कल ऑटोनॉमी रही है। तो ये एक बड़ा इशू है। और यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन जो है वो भी डिक्लाइन हो रही है, बिकॉज दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि वो जो पंचायत उसके पास में कोई पावर ही नहीं, कोई डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है। तो यहाँ पे पंचायत के पास जाके या उनसे आर्ग्यू करके क्या फायदा। तो लोकल पार्टिसिपेशन जो है और अकाउंटेबिलिटी, ऑब्वियसली अगर आप सवाल ही नहीं पूछोगे तो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे आपकी माइन्यूट हो चुकी है।
अब रिकमेंडेशंस क्या करे हैं उन्होंने? सो पहला रिकमेंडेशन है कि लोकल ऑटोनॉमी बढ़ा दीजिए। तो यूजुअली रिकमेंडेशंस वही होंगे जो आपके इश्यूज है, जो इश्यूज को अगर मैं रिजॉल्व कर दूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। तो रिकमेंडेशन में पहला स्ट्रेंथनिंग लोकल ऑटोनॉमी, कि भाई एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल पावर्स को डिवॉल्व कर दीजिए। इंक्रीज अनटाइड ग्रांट्स, की भाई आप टाई करके मत दीजिए कि भाई ये इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए, अनटाइड ग्रांट्स को इंक्रीज करिए। सेकंड इज लेवरेजिंग टेक्नोलॉजी की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यहाँ पे सिटीजन एंगेजमेंट के लिए हम यूटिलाइज करना स्टार्ट करें। फोकस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पंचायत कैन प्ले अ रोल इन वाटर कंजर्वेशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज बेसिकली कि हम यहाँ पे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन अगर रिसोर्सेज का कर रहे हैं, सो वो विदाउट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो वाटर कंजर्वेशन, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, डिजास्टर रिलीफ मैनेजमेंट में वो अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट द ऑथर इज आर्ग्यूइंग कि ये तो हमारे इश्यूज हैं जो करंट चैलेंजेस आज के पंचायती राज सिस्टम फेस कर रहे हैं, और ये कुछ उसके सॉल्यूशंस हैं जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। सो अगेन फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर, साइंस सेक्शन के अंदर में ये पर्टिकुलर आर्टिकल आया है आपका, जिसमें कार्बन कैप्चर अ प्राइजी फिक्स। सो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर मस्ट बी अवेयर कि आपने एनवायरमेंट की क्लासेस में आपके स्कूल में ये पढ़ा होगा कि जो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग है, इट्स अ बिग डिजास्टर विच इज नॉट कमिंग आवर वे बट विच इज ऑलरेडी हियर ओनली नाउ। कि क्लाइमेट चेंज जो है वो अब आपकी रियलिटी है। यू कैन सी हियर कि इस बार की अगर आप विंटर्स भी देखेंगे तो विंटर का जो आपका टाइम पीरियड है वो बहुत ही शॉर्टन हो चुका है। एट द सेम टाइम विंटर की इंटेंसिटी जो है वो भी थोड़ी बहुत कम हुई है, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू डेज जो एकदम दिसंबर एंड में आपने अगर देखा हो, तो अदरवाइज वो इंटेंसिटी कम हुई है। और इसके बहुत सारे लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये जो पर्टिकुलर पीरियड होता है, ये क्रॉपिंग सीजन भी, इसका क्रॉपिंग भी इसके में इंपॉर्टेंट होती है। ये पर्टिकुलर सीजन होता है आपके राबी क्रॉप्स का, जो आपके एग्रीकल्चर क्रॉप्स होते हैं उसमें ये राबी पीरियड होता है आपका, जिसमें हम वीट को ग्रो करते हैं। और वीट को ग्रो करने के लिए हमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए 24 से 28 डिग्री का। बट यू कैन सी हियर कि यहाँ पे हार्वेस्टिंग के टाइम से पहले ही जो टेम्परेचर्स हैं वो इसकी लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इशू भी है। एट द सेम टाइम अगर विंटर का पीरियड कम होता है, लेट्स से कि गर्मी अगर ज्यादा है, तो वाटर का एवेपोरेशन भी ज्यादा हो रहा है, वाटर कंजम्पशन भी ज्यादा हो रहा है। तो ये आगे जाके जब समर्स आएंगे तब हमें वाटर स्कैरसिटी भी फेस करनी पड़ सकती है। तो ये तो बहुत सिंपल से कॉमन सेंस के एग्जांपल दिख रहे हैं। इसके बहुत सारे टेक्निकल साइंटिफिक आपके रिपरकशंस हैं जिनको हम अभी आइडिया भी नहीं लगा सकते। जो एक चेन रिएक्शन ग्लोबल वार्मिंग इनिशिएट कर चुका है, उसको हम कैसे स्टॉप कर सकते हैं, उसके इंप्लीकेशन क्या होंगे, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आई एम श्योर यू आर अवेयर कि व्हाट एग्जैक्टली इज क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज जो है आपका, वैसे तो क्लाइमेट चेंज एक नेचुरल फिनोमिना है। क्लाइमेट चेंज ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन इंड्यूस होता है, ये नेचुरल भी हो सकता है और ये ह्यूमन इंड्यूस्ड भी हो सकता है। क्लाइमेट चेंज दोनों तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बहुत ही सीवियर, बहुत ही हाई इंटेंसिटी अगर वोल्केनिक इरप्शन हो तो उससे भी क्लाइमेट चेंज हो सकता है। एंड आपकी जो अर्थ की हिस्ट्री है, इट्स अ हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट चेंजेस ओनली। जैसे कि आज से कई सालों पहले, कई हजारों करोड़ों साल, लाखों साल पहले देयर वाज अ टाइम ऑफ आइस एज ऑल्सो, और उस टाइम में ह्यूमंस भी वहां पे एग्जिस्ट करते थे लास्ट आइस एज के अंदर में। सो वी नो दिस कि आपका जो क्लाइमेट है वो चेंज होता ही रहता है। सो इट्स अ नेचुरल फिनोमिना ऑल्सो। बट जो करंट आपका क्लाइमेट चेंज है ये टोटली ह्यूमन इंड्यूस्ड है। मैं पार्शियली भी नहीं कह रहा हूं इसको, ये टोटली ह्यूमन इंड्यूस्ड है। जहां पे जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, विच इज बेसिकली यहां पे जो वार्मिंग ऑफ अर्थ हो रही है, वो टोटली बिकॉज ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स है, ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है। और उसमें सबसे प्राइमरी कॉज जो है वो है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ योर ग्रीन हाउस गैसेस, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती है टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड का ही है। और जो प्रेजेंट आपका क्लाइमेट चेंज है वो टोटली ह्यूमन इंड्यूस रीजंस की वजह से है। एंड दैट उसमें सबसे इंपॉर्टेंट गैस हो जाएगी आपकी CO2, जो बेसिकली क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बेसिकली जो सन की हीट होती है या एटमॉस्फेयर की हीट होती है उसको ट्रैप करती है। हीट को ट्रैप करती है, उसको जाने नहीं देती है। तो इस वजह से जो कूलिंग होती है वो प्रिवेंट हो जाती है। ओके, तो कुछ ग्रीन हाउस गैसेज नेचुरल होती हैं, बट करंटली जो जितना भी
अभी जो लेवल हम देख रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस का, इट इज मेजरली बिकॉज ऑफ योर इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से ही हो रहा है। ओके, सो दिस इज बेसिक डेफिनेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यहां पे हम किस टाइप से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, व्हाट इज द सॉल्यूशन टू क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से फाइट करने के लिए आप दो तरीके से फाइट कर सकते हो, या तो आप अडेप्ट करने की कोशिश करो या फिर आप उसे मिटिगेट करने की कोशिश करो। अब यहां पे समझने की बात है कि अडेप्शन और मिटिगेशन में फर्क है। तो मिटिगेशन का मतलब तो यह कि मैं रिवर्स करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्लाइमेट चेंज से जो चेंजेस हुए हैं, जिन वजह से हुए, अगर मैं उन वजहों को हटा दूं तो शायद वापस से चेंज भी मेरा रिवर्स हो जाएगा। तो अगर मैं इस तरीके से कुछ वर्क करता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं CO2 एमिशन से अगर मेरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो मैं CO2 एमिशंस कम कर देता हूं तो मिटिगेट हो जाएगा। तो ये तो हो गया एक तरीका फाइट करने का। दूसरा तरीका होता है अडेप्टेशन का, विच इज बेसिकली कि मैं इसको रियलिटी को एक्सेप्ट कर लूं और मैं अपने आप को एडजस्ट करना, अपने आप को मोल्ड करना स्टार्ट कर दूं एज पर माय चेंजिंग क्लाइमेट। तो फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग कि अब वाटर स्कैरसिटी हो सकती है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो आई शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन वाटर कंजर्वेशन स्टार्ट करूं। मैं कैसे मैं वाटर कंटेंट मेरा वाटर का अमाउंट बढ़ा सकता हूं, वाटर सेव कर सकता हूं, उन सब पे मुझे वर्क करना चाहिए बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी। तो दो मेथड होते हैं अडेप्टेशन और मिटिगेशन करने के। तो जो ये कार्बन कैप्चर है, ये एक टाइप ऑफ मिटिगेशन स्ट्रैटेजी है। कार्बन कैप्चर क्या है, एज द नेम सजेस्ट, हम यहां पे कार्बन को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको सिक्वेस्टर, उसको इकट्ठा करके कहीं पे डिपॉजिट करने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट है वो हम कर सके। बट इश्यू क्या है कार्बन कैप्चर के अंदर में, इट्स अ वेरी प्राइसी फिक्स कि इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करने का जो अमाउंट लगेगा, जो उसका प्राइस है वो बहुत हाई है। तो इज इट इवन पॉसिबल कि हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे? ओके, सो दिस इज बेसिकली द क्रक्स ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल। सो कंटिन्यूइंग विद द हिस्ट्री, तो और क्या स्टेप्स लिए गए, तो एक आपका UNFCCC है, क्लाइमेट चेंज का कन्वेंशन है, एक क्योटो प्रोटोकॉल है, एक पेरिस एग्रीमेंट है, जिनमें हमने सो बेसिकली सारी कंट्रीज इकट्ठा हुई और इन पर्टिकुलर प्रोटोकॉल्स, एग्रीमेंट्स और कन्वेंशंस के थ्रू हमने डिसाइड करा कि हम कैसे CO2 एमिशंस को रिड्यूस कर सकते हैं। करंटली आपका पेरिस एग्रीमेंट है जो इन फोर्स है एंड इसके थ्रू हमने टारगेट रखा है कि हमें हमारे कार्बन एमिशंस इस तरीके से कम करने हैं या इतने कम करने हैं कि हमारी जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो अर्थ का टेम्परेचर है, नॉर्मल टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर, वो 2 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस ना करे। हाउएवर द बैड न्यूज इज कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस, तो इस 2015 का एग्रीमेंट है, 2025 में हम 1.5 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर चुके हैं। तो टारगेट है 2 डिग्री सेल्सियस का 2100 नेक्स्ट 70 ईयर्स में, 75 ईयर्स में, और हम अभी से ही उस पर्टिकुलर टारगेट के बहुत नियर बाय हैं। और ये जो साइंटिस्ट हैं इसको टिपिंग पॉइंट बोलते हैं। अगर हमने ये क्रॉस कर दिया तो इससे मिटिगेट करना, इससे रिवर्सल कर पाना वुड बी वेरी वेरी टफ और नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ओनली। ओके, स्टेप्स टेकन टू इंटरनेशनल एफर्ट्स, तो ये कॉन्फ्रेंस करी जाती हैं आपके, एक क्लाइमेट फंड बनाए हमने जिससे हम करते हैं। नेशनल इनिशिएटिव की बात करी जाए तो एक आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है जिसमें हमने 8 कोर मिशंस करे। तो अगर आपने सुना हो नेशनल सोलर मिशन, नेशनल वाटर मिशन, वो सब इस NAPCC के ही सब पार्ट हैं। 2008 में इसको हमने रेगुलेट करा था। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी के हमने कई टारगेट्स करें, पंचामृत बोला जाता है उनको, उसमें से एक जैसे टारगेट है 500 गीगावाट ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी हमें इंक्रीज करनी है बाय 2030। टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस इज अनदर वे बाय विच वी कैन डू इट। अब ये कार्बन कैप्चर और सिक्वेस्ट्रेशन, जो मैंने आपको जस्ट बताया कि कार्बन को कैप्चर करेंगे हम और उसको कहीं पे डिपॉजिट करेंगे, सो दैट यहाँ पे जो आपका एटमॉस्फेरिक CO2 है उसका जो कंटेंट है वो रिड्यूस हो जाए। सो दिस इज समथिंग जिस तरीके से हम यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल कर सकते हैं एंड फाइनली हम क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। बट द इश्यू इज कि ये जो पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी है ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, एटलीस्ट अभी तो एक्सपेंसिव है। एंड इसका एक बड़ा इशू ये है, कंट्रोवर्सी या क्रिटिसिज्म क्या है इसका, कि मैनी क्लाइमेट साइंटिस्ट बिलीव कि CCS टाइप टेक्नोलॉजी से आप यहाँ पे जो पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, हम उनको यहाँ पे इंसेंटिवाइज कर रहे हैं टू क्रिएट पॉल्यूशन और कंटिन्यू टू क्रिएट पॉल्यूशन। व्हाई? बिकॉज दे बिलीव कि यहाँ पे एक और ऐसी फैक्ट्री है या ऐसी मशीन है जो हम जो कार्बन प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको कैप्चर कर लेगी। सो रेदर देन गोइंग इनटू कार्बन कैप्चरिंग एंड सिक्वेस्ट्रेशन टेक्नोलॉजी, वी शुड ट्राई to reduce the amount of carbon being produced by different industries so that इसका जो रूट कॉज है उसको हम यहाँ पे डील कर पाए। ओके, तो ये कार्बन कैप्चर सिक्वेस्ट्रेशन हो गया। और क्या स्टेप्स ले सकते हो आप? रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करेंगे तो हम CO2 से दूर जा सकते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी पे वर्क करें। फॉर एग्जांपल जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदें, ट्राई करें कि जो 5 स्टार रेटिंग के आपके
आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस होते हैं, आप उनको प्रेफरेंस प्रोवाइड करें। कार्बन प्राइसिंग जो है एक मैकेनिज्म होता है कि हम यहाँ पे काइंड ऑफ टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर दें जो पर्टिकुलर भी कंपनी है, जो पर्टिकुलर फैक्ट्री है जो बहुत ज्यादा कार्बन प्रोड्यूस करती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें तो लोअर कॉस्ट हो सकती है, एंड ग्लोबल कॉपरेशन के बिना एक्चुअल में कुछ हो ही नहीं सकता है। सो लेट्स से अगर इंडिया कुछ कर रहा है बट चाइना नहीं उसमें इन्वॉल्व है, तो फिर आपका जो नेट आपका रिजल्ट आएगा वो ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा। तो इसमें हमें ग्लोबल कॉपरेशन भी रिक्वायर्ड है। ओके, तो यहां पे आपकी ये न्यूज कंप्लीट होती है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज नाउ। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज है फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। तो इंडियन एक्सप्रेस में कुछ बहुत अच्छी न्यूज आई है, तो आज हम इंडियन एक्सप्रेस से भी बहुत अच्छी न्यूज को कवर करेंगे। सो आपके ये इकोनॉमी पेज पे न्यूज आई है, व्हाट आर इंडिया सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स एंड व्हाई इज डिमांड फॉर सच बॉन्ड्स वीक। तो यहां पे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स हैं जो आपकी गवर्नमेंट इशू करती है। रिमेंबर, जहां पे भी सॉवरेन वर्ड देखिए, सॉवरेन का मतलब ही होता है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो चाहे इंडिया की बात हो रही है तो इंडियन गवर्नमेंट हो जाएगी, यूएस के सॉवरेन बॉन्ड्स की बात होगी तो यूएस गवर्नमेंट हो जाएगी। सो सॉवरेन का मतलब ही गवर्नमेंट होता है। एंड एज अ नेम सजेस्ट ग्रीन बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो भी समझेंगे, बट ग्रीन बॉन्ड्स क्या है? तो ग्रीन बॉन्ड्स वो स्पेसिफिक काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इसमें जो भी पैसा होगा ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू, जो भी पैसा यहां पे जनरेट किया जाएगा वो सारा का सारा पैसा ग्रीन या आपके एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा। अगेन, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में लगाएगा, इट डज नॉट मीन कि रिन्यूएबल एनर्जी में ही लगाया जाएगा। जिस भी तरीके से एनवायरमेंट को सेव किया जा सकता है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, पॉल्यूशन नहीं क्रिएट हो रहा है, ऑल्टरनेटिव क्रिएट किया जा रहा है पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज का, वहां सब पे जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू होगा। ओके, तो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स आर बेसिकली कि यहां पे गवर्नमेंट ने एक बॉन्ड निकाला, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट निकाला है कि अगर आप इस पर्टिकुलर चीज में पैसा लगाते हो तो वी गारंटी कि कुछ रिटर्न तो आपको मिलेगा, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो गारंटी कि ये जो पर्टिकुलर पैसा आप लगा रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन टेक्नोलॉजी में या एनवायरमेंट फ्रेंडली या एनवायरमेंट सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी में ही इन्वेस्ट किया जाएगा। ओके, तो ये तो हो गई आपकी सबसे सिंपल डेफिनेशन ग्रीन बॉन्ड्स की। अब बॉन्ड्स क्या होते हैं? तो बॉन्ड एक सिंपल ऐसे समझिए जैसे कि अगर सॉवरेन बॉन्ड की बात करी जाए तो बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिससे कंपनी बोरो करती है। तो लेट्स से रिलायंस कंपनी है जिसने एक बॉन्ड निकाला लेट्स से ₹100 का, और उसने बोला कि ये 1 ईयर की मैच्योरिटी है और इस पे इंटरेस्ट रेट आपको अर्न हो जाएगा 8%। इसका मतलब क्या है? रिलायंस कह रहा है कि आप मुझे 100 रुपए दीजिए, ये पीस ऑफ पेपर ये आप रख लीजिए और ये 100 रुपए में आप बाय कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे मैं 100 रुपए में पेपर क्यों बाय करूंगा? सो रिमेंबर दिस कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है ये ट्रस्ट बेस्ड ही होता है कि आप जो आपके पास में रुपये का नोट होता है, कोई भी 500 रुपए का नोट है, आप है तो वो कागज ही, आप क्यों मानते हैं कि इसकी कुछ वैल्यू है? इट बिकॉज यू नो दिस कि ये गवर्नमेंट ने करा है तो इसको ट्रस्ट पे इसको वैल्यू किया जाएगा। तो सिमिलरली अगर आप रिलायंस पे ट्रस्ट करते हैं तो आप इसका 100 रुपीज बाय कर लेंगे, इस तरह से बॉन्ड की पेपर की वैल्यू होगी। ओके, तो रिलायंस कह रहा है कि आप 100 रुपए मुझे दीजिए, 1 साल बाद अगर आप आएंगे तो 8% के हिसाब से आपको 108 रुपीज मिलेंगे, और यही होता है बॉन्ड आपका। सो बॉन्ड इज अ मैकेनिज्म, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसकी कोई वैल्यू हो। ठीक है, तो चेक है वो भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, रुपये का जो नोट है वो भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये जो बॉन्ड है ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। बेसिकली जिस भी पीस ऑफ पेपर की या डिजिटल रिकॉर्ड की कोई वैल्यू होगी वो सब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ही फॉल करेंगे। तो लेट्स से रिलायंस को अगर पैसा चाहिए तो यहां पे उसने 100 रुपए का बॉन्ड दिया, आपने बाय करा, और अगर वो ग्रीन बॉन्ड होगा तो रिलायंस क्या कह रहा है, आप 100 रुपए दीजिए, आपको 108 रुपए का रिटर्न भी मिलेगा, और प्लस मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये पैसा, बिकॉज आप एनवायरमेंट फ्रेंडली जगह पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, यू आर एनवायरमेंट कॉन्शियस, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि इस पैसे को मैं ग्रीन सेक्टर में ही अप्लाई करूंगा, यानी जहां एनवायरमेंट को सेव करा जा रहा है वहीं पे करूंगा। तो ये तो हो गया एक प्राइवेट बॉन्ड। अगर यही सेम बॉन्ड गवर्नमेंट दे, तो रिलायंस की जगह अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू कर रही है 100 रुपए का बॉन्ड, तो ये एक सॉवरेन बॉन्ड हो जाएगा। और अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि ये पर्टिकुलर पैसा मैं किसी ना किसी ग्रीन सेक्टर में, लेट्स से सोलर एनर्जी में लगाऊंगा, तो ये एक सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड हो जाएगा। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ योर बॉन्ड्स एंड योर ग्रीन बॉन्ड्स। ओके, तो ये डेफिनेशन आपके लिए यहाँ पे इशूड भी है, लिखी हुई भी है। ओके, की फीचर्स क्या होता है? की फीचर्स दिस ओनली कि जो पर्टिकुलर फंड्स हैं ये एक्सक्लूसिवली उन्हीं प्रोजेक्ट्स के लिए यूज करे जाएंगे जो कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करें, क्लाइमेट रेजोल्यूशन को इंप्रूव करें या प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो यहां पे जो पर्टिकुलर सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड है उसकी बात हो रही है कि यहां पे जो बॉन्ड इशू करे जा रहे हैं वो कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने या क्लाइमेट रेजिलियंस को इंप्रूव करने या सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए करे जा रहे हैं। ओके, अब यहां पे एक टेक्निकल टर्म लिखा हुआ है विच इज ग्रीनियम। ग्रीनियम एक टेक्निकल टर्म है जो, एज इफ यू आर समवट अवेयर ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स, तो एक वर्ड होता है प्रीमियम।
प्रीमियम होता है बेसिकली गैप, कि बेसिकली डिफरेंस क्या है कि अगर मैं ग्रीन बॉन्ड लेता और कन्वेंशनल बॉन्ड लेता, तो जो फायदा आपको ग्रीन बॉन्ड में लेने में होता है उसको प्रीमियम बोलते हैं, बिकॉज ग्रीन बॉन्ड्स है तो उसे हमने नाम दे दिया ग्रीनियम, तो एक फैंसी टर्म बना दिया प्रीमियम का ग्रीनियम, कि भाई कन्वेंशनल बॉन्ड लेते तो शायद 7% इंटरेस्ट मिलता, यहां पे आपको क्या मिल रहा है 8% का रिटर्न मिल रहा है, तो जो एक्स्ट्रा मिल रहा है उसी को ही ग्रीनियम बोला जाता है। सो बेसिकली यहां पे ग्रीन बॉन्ड्स को प्रमोट करने के लिए हम यहां पे ज्यादा प्रीमियम यहां पे प्रोवाइड करा जा रहा है। ओके, अब यहां पे गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स कब स्टार्ट करे थे? सो इंडिया ने ये स्टार्ट करा था 2022 में, फर्स्ट टाइम आपके सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स करे गए थे। एंड यहां पे गवर्नमेंट ने यही करा कि हम गारंटी दे रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जो बॉन्ड्स हैं इनको हम यूटिलाइज करेंगे फॉर ग्रीन पर्पस ओनली। और जब हमने सिंस 22-23 इनिशिएट करा था, उस टाइम तक हमने करीब 53,000 के यहां पे जो आपके सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स थे उनको इशू कर दिए थे, और मेजॉरिटी ऑफ देम हमने मेट्रो प्रोजेक्ट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इन सब में ही उनको इंप्लीमेंट करा है। बट अब क्या है, इस साल ये देखा जा रहा है कि इन्वेस्टर जो है उनकी इतनी डिमांड नहीं है। ऑल्दो हम कह रहे हैं कि यहां पे ग्रीनियम मिलेगा, आपको प्रीमियम मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा, बट इन्वेस्टर जो इतने इंटरेस्टेड नहीं। उसका एक रीजन तो यह है कि जो ग्रीनियम हम बात कर रहे हैं, वो सिर्फ 2 से 3 बेसिस पॉइंट ही कम है एज कंपेयर टू 7 to 8% ग्लोबली। तो बीपीएस जो होता है, ये बेसिस पॉइंट, इट्स ऑल्सो नोन एज बीपीएस। तो इसका मतलब यही है कि 2 को आप 100 से डिवाइड कर दो, 2 या 3 को आप 100 से डिवाइड कर दो, यानी 0.03। इतना ही गैप है आपको जो इंटरेस्ट अर्न होने वाला है इस पर्टिकुलर केस के अंदर में। तो यू कैन सी हियर कि कोई भी इंडियन इन्वेस्टर होगा वो ग्रीन बॉन्ड में इतने से प्रीमियम के लिए क्यों करेगा? बिकॉज जब भी आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो आप एक रिस्क भी तो ले रहे हो। व्हाट इफ यहां पे कोई 3rd या 4th टेक्नोलॉजी आ जाए? लेट से मैंने ग्रीन बॉन्ड का पैसा यहां पे पुटअप कर दिया है, पुटअप करा है लेट से कि हाइड्रो एनर्जी के अंदर में, एंड विद टाइम इट हैज बीन रियलाइज कि न्यूक्लियर एनर्जी या सोलर एनर्जी ज्यादा बेटर है, तो आगे जाके वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही हैं, तो चाहे कम ही रिस्क हो बट रिस्क तो है यहां पे। तो इस वजह से भी एक रीजन हो जाता है आपका कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट क्या है। लिक्विडिटी इश्यूज आर आल्सो देयर, कि स्मॉल इश्यू साइजेस, इन्वेस्टर होल्डिंग बॉन्ड्स अंटिल मैच्योरिटी, रिड्यूस सेकेंडरी मार्केट ट्रेडिंग। तो स्मॉल इश्यू साइज क्या, बेसिकली जो वैल्यू है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कई करोड़ रुपए लगाना चाहते हैं, बट यहां पे जो ग्रीन बॉन्ड्स की वैल्यू है वो इश्यू प्राइसेस जो है, जैसे ₹100 मैंने बताया, तो ये 100 करोड़ हो सकता है। बट जो बेसिकली ग्रीन बॉन्ड होते हैं वो कम प्राइजेस के होते हैं, 5, 10, 15, 20 करोड़ तक के होते हैं, तो कोई बड़ा इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है। एंड दूसरा इसके अंदर में रिक्वायरमेंट ये होता है कि जो पर्टिकुलर इन्वेस्टर है इसको इसकी मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखना पड़ता है। तो यूजुअली जो बॉन्ड्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको आप रीसेल कर सकते हो। तो लेट्स से आपने रिलायंस का बॉन्ड करा, आपने 100 रुपए में खरीदा, 108 आपको साल भर बाद मिलेंगे। बट लेट्स से कि आपको एकदम से पैसे की जरूरत है, तो अब या तो आप उसे साल भर रखो, या फिर आप क्या कर सकते हो, किसी सेकंड पर्सन को सेल कर सकते हो। लेट्स से आपको जरूरत है, आप 99 में सेल कर दो, आपको लगता है कि इसका और भी वैल्यू सामने वाला रेडी है, 102 में सेल कर दो, तो यहां पे आप उसको सेल कर सकते हो। बट जो ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं इनको सेल नहीं कर सकते हो आप, तो ये भी एक बड़ा इश्यू हो जाता है, जिस वजह से ये इश्यू है। थर्ड इज वीक इकोसिस्टम। तो बेसिकली कि ये गारंटी होना कि सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स भी वहीं इंप्लीमेंट होंगे, उसका कोई प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी नहीं, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे मैं ट्रैक कर सकूं कि मैंने जो बॉन्ड खरीदे हैं वो पैसे मेरे उसी पर्टिकुलर यूज के लिए हो रहे हैं। सो देयर इज अ वीक इकोसिस्टम आल्सो। वे फॉरवर्ड क्या है, तो हम रेदर देन ग्रीन बॉन्ड्स हम सस्टेनेबिलिटी बॉन्ड्स इश्यू करा सकते हैं, जिससे क्या होगा, इनका जो स्कोप होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड इससे क्या है, इन्वेस्टर इंटरेस्ट बढ़ेगा। रिपोर्टिंग इंप्रूवमेंट्स, तो यही चीज कि अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टर्स को क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हो रहा है उनका बार बार रिपोर्ट कर रहा हूं, तो ही वुड मोर बी इंटरेस्टेड। क्रेडिट बैकिंग, तो यहां पे सिर्फ गवर्नमेंट की बैकिंग नहीं, अगर हम कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट भी हमारे साथ ग्रीन बॉन्ड्स को इशू कराएगी, तो उसकी जो बैकिंग है, उसकी जो क्रेडिट बैकिंग है वो इंप्रूव होगी। मोर पीपल ग्लोबल इन्वेस्टर वुड बी इंटरेस्टेड इन बाइंग इंडियन बॉन्ड्स आल्सो। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड है जिससे आप सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को आपको और इन्फ्लुएंस करा सकते हो। ओके, इंडियन एक्सप्रेस से एक पर्टिकुलर नई स्कीम लॉन्च करिए। इफ यू रिमेंबर, बजट में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था, उसका नाम क्या होगा वो नहीं पता था, अब उस स्कीम का नाम भी हमें पता है और उसमें हम क्या करने वाले हैं वो भी हमें पता है। तो आपकी जो स्कीम है उसका नाम है प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। तो आपकी एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम करके एक स्कीम है, उस बेसिस पे इस पर्टिकुलर स्कीम को कराए। तो आज हम इस पर्टिकुलर न्यूज में 2 स्कीम्स को कवर कर रहे हैं, एक तो आपकी PMDKY और एक ADP है। नेक्स्ट स्लाइड में हम उसको कवर करेंगे। अब ये PMDKY है क्या, धन धान्य कृषि योजना क्या है, तो यहां पे हमने क्या करा है, 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स को यहां पे हमने शॉर्टलिस्ट करा है।
कि बेसिकली वो डिस्ट्रिक्ट जहां पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी मतलब कि कितनी मेहनत करके या कितने एरिया में मैं कितना क्रॉप उगा पा रहा हूं, कम उग रहा है ज्यादा उग रहा है, तो यहां पे लो प्रोडक्टिव मतलब कि वहां पे जो क्रॉप की इंटेंसिटी है वो बहुत कम है। तो मैंने यहां पे टारगेटेड अप्रोच अपनाई है। मैं सबसे ज्यादा जहां एग्रीकल्चर करा जाता है और प्रोडक्टिविटी सबसे कम है, फार्मर के पास में जो कमाई है वो सबसे कम है, उनको यहां पे मैं बेसिकली टारगेट कर रहा हूं। और मैं यहां पे टारगेट करूंगा किस चीज पे, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए क्रॉप को डाइवर्सिफाई करूंगा। अगर एक ही क्रॉप उगाते हैं, दो ही उगाते हैं, तो मैं डिफरेंट क्रॉप्स डाइवर्सिफाई कराऊंगा। पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, बेसिकली स्टोरेज जो है वो भी बड़ा इशू है, तो उसके में वर्क करूंगा। वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी सो दैट वहां पे वाटर अवेलेबिलिटी हो एंड क्रेडिट एक्सेस की उनको इजीली, फार्मर्स को, किसान को क्रेडिट इजीली मिल जाए, लोन इजीली मिल जाए। इन 4-5 मैं थीम्स के ऊपर पे वर्क करूंगा इन 100 लो प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर में। और मैंने ये 100 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कैसे करी है, तो वो स्टेट जहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो होगी, जहां पे क्रॉपिंग इंटेंसिटी मॉडरेट है, चाहे लो ना हो बट मॉडरेट है, तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा। और बिलो एवरेज क्रेडिट अवेलेबिलिटी मतलब लोन जो है बैंकों से जो सस्ता लोन मिलता है उसकी अवेलेबिलिटी बिलो एवरेज है एज कंपेयर टू कंट्री, बिलो एवरेज है। अगर कोई भी डिस्ट्रिक्ट इन 3 क्राइटेरियाज को फुलफिल करोगी तो वो मैं उसको 100 लो प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट में काउंट करूंगा और उसको मैं यहां पे इस स्कीम के अंदर में आपका यूज करूंगा। और यहां पे मैं क्या करूंगा, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करूंगा, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे करूंगा, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज पंचायत लेवल से स्टार्ट कर दूंगा, इरिगेशन फैसिलिटीज इंप्रूव करूंगा और फार्म क्रेडिट जो है इनको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों को यहां पे इंक्रीज करूंगा। ओके, तो ये पर्टिकुलर स्कीम है आपकी, तो ये स्कीम इंपॉर्टेंट है बिकॉज 1-2 ही स्कीम्स हैं जो इस बार अनाउंस हुई है, तो इसलिए इस न्यूज को या इस स्कीम को कवर करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। और ये जो पर्टिकुलर PMDKY है ये आपकी एक स्कीम पे बेस्ड है जिसका नाम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही 2018 में लॉन्च करी थी एंड इसके अंदर में भी हमने क्या करा, 112 अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स, इंडिया की जो सबसे अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, नॉट इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इन जनरल सोशल डेवलपमेंट में इन सब में जो सबसे ज्यादा वीक है उन सबको यहां पे शॉर्टलिस्ट करा और उनको इन पर्टिकुलर चीजों पे हमने उन पे वर्क करना स्टार्ट किया। जैसे कि वहां पे हेल्थ न्यूट्रिशन कैसे बेटर कर सकते हैं, एजुकेशन कैसे बेटर कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल्स, इंफ्रा एक्सेट्रा। 49 की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हमने शॉर्टलिस्ट करे और अब इन पर्टिकुलर चीजों पे हम उनको ट्रैक करेंगे कि इन सब चीजों में 49 चीज के ऊपर पे, थीम्स के ऊपर पे हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो सिमिलरली इसी बेसिस पे हमने ये पर्टिकुलर स्कीम भी लॉन्च करी है। सबसे जो अंडर डेवलप्ड आपके एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट हैं, लो प्रोडक्टिव डिस्ट्रिक्ट हैं, उसमें हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज कैसे बूस्ट कर सकते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी कैसे बूस्ट कर सकते हैं, उन पे वर्क करेंगे। तो सिमिलरली यही मॉडल हमने ADB पे करा था। ADB जो है ये नीति आयोग का ब्रेन चाइल्ड था। जो नीति आयोग है आपका उसका ब्रेन चाइल्ड था और ये प्रधानमंत्री DKY जो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का ब्रेन चाइल्ड है। बट इसकी भी लर्निंग कहां से आई है, नीति आयोग के ADB एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के बेसिस पे ही निकली गई। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस पे, व्हाई यूएस प्रेसिडेंट्स कांट सर्व बियॉन्ड 2 टर्म ट्रेडिशन दैट बिकम लॉ। तो एक और न्यूज अगर इंडियन एक्सप्रेस से हम देखें, इट इज बेसिकली कि इफ यू आर अवेयर कि इंडिया में जो प्रेसिडेंट होता है या इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर होता है, इंडिया में जो MPs होते हैं, MLAs होते हैं, इनके ऊपर पे कोई भी टर्म लिमिट नहीं होता है, विच बेसिकली मीन्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं 2 टर्म्स कवर कर चुके हैं। अगर वो 3rd टाइम भी इलेक्शन जीत जाते हैं तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर वो आगे जाके 4th टर्म भी जीत जाते हैं तो भी वो कंटिन्यू कर सकते हैं। आगे जाके एक्चुअली 3 टर्म्स वो जीत चुके हैं, 4th टर्म जीत जाते हैं तो भी आगे करेंगे, 5th टर्म भी जीत जाते हैं तो भी करेंगे, और जब तक वो इलेक्शंस फाइट कर सकते हैं, जीत सकते हैं, तब तक वो एज अ प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू कर सकते हैं। अब इंडिया के अंदर में जो प्रेसिडेंट होता है उसका भी कोई टर्म लिमिट नहीं होता। टेन्योर तो उसका फिक्स होता है 6 इयर्स का, बट टर्म लिमिट्स नहीं होती कितनी बार वो फंक्शन कर सकता है। तो आप उसको बार बार री इलेक्ट करके यहाँ पे प्रेसिडेंट्स को कर सकते हो। बट यूएस के अंदर में उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज को अलाउ नहीं करता है। यूएस के अंदर में जो प्रेसिडेंट होता है वो मैक्सिमम ऑफ 2 टर्म सर्व कर सकता है, 3rd टर्म वो सर्व नहीं कर सकता। मोर ओवर इंडिया में प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो 6 इयर्स का होता है। यूएस के अंदर में जो आपका प्रेसिडेंट होता है उसका टर्म 4 साल का होता है। ओके, तो यहां पे 1-2 चीजें हैं जो आपके जीके के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो उन पे हम फोकस कर लेंगे। अदरवाइज मैंने आपके पूरा समझाने के लिए भी यहां पे ये पर्टिकुलर आर्टिकल कवर करा है। तो अगर हम यहां
पे हिस्ट्री में जाएं तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है यूएस के अंदर में जो 2 टर्म की लिमिट फिक्स करता है। तो 1951 का जो 22nd अमेंडमेंट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, ये प्रेसिडेंट की टर्म जो है ये 2 टर्म्स तक उसकी लिमिट कर देता है। और ये पर्टिकुलर चीज करी गई थी कि जब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, विच इज वन ऑफ द वेरी फेमस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, इनने लगातार 4 कंसेक्यूटिव टर्म सर्व करे थे। बट मेनी ऑथर्स बिलीव कि इनके ये जो टर्म्स थे ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट थे बिकॉज दिस इज द पीरियड, अगर आप सेकेंड हाफ देखोगे, लास्ट 2 जो 3rd और 4th टर्म थे, दीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के ये पीरियड्स हैं, और उस टाइम में हमें कंटिन्यूटी चाहिए थी, इसलिए इन्होंने ये करे। अब यहां पे इसकी हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री से पहले अगर 22nd अमेंडमेंट देखें तो ये सिंपली कहता है नो पर्सन शैल बी इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मोर देन ट्वाइस। तो एक प्रेसिडेंट को 2 बार से ज्यादा, आपके पर्सन को 2 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट का टर्म नहीं मिलेगा। अब वो लगातार हो सकता है, वो गैप के साथ हो सकता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ कि एक बार उनका पहले था 2017 तक और एक अब उनका अब यहाँ 2025 से आया है। ओके, तो यहाँ पे 2 टर्म्स आपके हो सकते हैं। और अगर कोई वाइस प्रेसिडेंट है, लेट्स से कि बिकॉज ऑफ सम रीजन ही इज सर्विंग एज अ प्रेसिडेंट की डेथ हो गई इन सर्विस, तो उस सिचुएशन में वाइस प्रेसिडेंट फंक्शन करता है। तो अगर उस एज अ वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट बना है, अगर उसका टर्म जो है वो लेस देन हाफ रहा हो प्रेडिसेसर का, कि लेट्स से प्रेडिसेसर का 3 साल का टर्म था और उसने 1 साल ही यहाँ पे प्रोवाइड करा है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो उस टर्म को काउंट किया नहीं जाएगा। बट लेट्स से कि जो प्रेसिडेंट था जिसकी डेथ हो गई फर्स्ट ईयर में ही, और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो 3 साल तक रहा, तो यहां पे उस वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर जो है प्रेसिडेंट से हाफ से भी ज्यादा हो चुका है, तो यहां पे वो ईयर्स काउंट किए जाएंगे। सो इसका मतलब क्या है कि अगर जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनता है, वाइस प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट बनता है और उसका जो टर्म है वो प्रेसिडेंट के टेन्योर से आधा हो, 4 साल था तो 2 साल ही है, तो उस पर्टिकुलर ईयर्स को तो काउंट नहीं किया जाएगा। बट अगर वो उससे ज्यादा है तो वो काउंट किया जाता है। तो 8 ईयर्स की लिमिट अदरवाइज क्रॉस की जा सकती है अगर हाफ से टर्म हो, अदरवाइज वो भी काउंट की जाएगी। ओके, तो 2 टर्म का ट्रेडिशन कहां से इनिशिएट होता है? तो जॉर्ज वॉशिंगटन जो थे 1796 में फर्स्ट आपके यूएस प्रेसिडेंट, इन्होंने अपना 3rd टर्म खुद ने ही डिक्लाइन कर दिया था। उन्होंने आउट ऑफ मॉरलिटी, आउट ऑफ एथिक्स बोला कि इट इज नॉट गुड कि एक ही चीज कंसिस्टेंटली मैं ही इसको करूं, तो इन्होंने ये पर्टिकुलर चीज फॉलो करी। इसके बाद जो नेक्स्ट उनके बाद में आए एक थॉमस जेफरसन, इन्होंने भी 3rd टर्म को यहां पे करने से मना कर दिया था। 1872 में उलिसी एस ग्रांट थे जिनको 3rd टर्म में रिलेक्ट करा गया, और जब उन्होंने ये पर्टिकुलर 3rd टर्म करा, इससे पहले के लोग नहीं कर रहे थे, इन्होंने जब करा 3rd टर्म इलेक्शन विन करा, तब ये वापस से डिबेट इनिशिएट हुआ कि हमें 3rd टर्म पे लिमिट लगा देनी चाहिए। फिर क्या होता है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है जिसमें ये ट्रेडिशन जो था ये बहुत टर्म तक ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, मतलब ब्रेक हो रहा था बहुत टाइम से। तब यहां पे ये पर्टिकुलर चीज आर्ग्यू करी गई कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना चाहिए और अब इसको लिमिट कर देना चाहिए। तो 22nd अमेंडमेंट आया, इट वाज अ रिपब्लिकन पार्टी जिसने इसको अपना मेन गोल बनाया, एंड फाइनली कांग्रेस ने इसको 1951 में पास कर दिया, जिसके बेसिस पे अब जो यूएस का प्रेसिडेंट होता है उसको मैक्सिमम ऑफ 2 4 ईयर टर्म्स जो होते हैं वो अलाउड होते हैं, नॉट मोर देन दैट। ओके, सो ये बहुत शॉर्ट सा था, आई थॉट कि थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। जस्ट रिमेंबर 22nd अमेंडमेंट है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये चीज अलाउ करता है, 1951 में पास हुआ था। 2 टर्म्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर यूएस प्रेसिडेंट कैरी कर सकता है। ऑल्सो रिमेंबर इंडिया के अंदर में एमपी, एमएलए, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो, चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, पंचायत है, चाहे म्युनिसिपैलिटीज है, जितने भी आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे मिनिस्टर्स हो, चाहे आपके प्रेसिडेंट्स हो, उनके ऊपर पे कोई भी टर्म लिमिट्स नहीं है। टर्म लिमिट नहीं है, टेन्योर उनके फिक्स होते हैं हर बार के, बट टर्म लिमिट्स नहीं है। बट यूएस के अंदर में 2 टर्म लिमिट आपके फिक्स हैं। ओके, तो स्टूडेंट दीज वर द इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस। इन केस यू फील लाइक कि कोई और न्यूज मिस हो गई है उसको भी कवर करना है, प्लीज मेंशन द कमेंट बॉक्स, किसी और सेशन में उसको भी कवर करेंगे। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडेज सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।